सो लेट्स स्टार्ट विद केकेआर वर्सेस जीटी. ये मैच इजीली आई थिंक हम कह सकते थे कि केकेआर का सीजन डिफाइनिंग गेम होने वाला था. बिकॉज जिस तरीके से आप एक हिस्टोरिक ह्यूमिलिएशन झेल के आ रहे थे पंजाब के अगेंस्ट, ऐसे में ना टीम के साथ यूजुअली क्या होता है, हम 2014 की बातें करते हैं, केकेआर का जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैंपेन्स बाय एनी टीम रहा है कि आप जो है इतनी बुरी तरीके से बाहर होने के कगार पे थे, फिर आप 9 मैचेस लगातार जीत के चैंपियनशिप भी जीत गए. यहाँ पे जब भी एक ऐसी सीजन डिफाइनिंग लॉस आती है ना, उसके बाद से टीम अलग लेवल पे जाती है. और हमने ये डिस्कस भी करा था कैसे पंजाब के मैच के बाद अगर केकेआर की टीम में जेन्युइनली वो दम है ना, तो वो आपको दिख जाएगा फील्ड पे अगले दिन. नहीं दिख रहा होगा तो अगर ये पंजाब की डिफीट भी आपको झंझोर नहीं पाई तो कुछ भी नहीं कर सकता. फिर आप मान के चलो कि आप इस सीजन के लिए और डन फॉर. आई थिंक वही होता है जब ऐसे डिफाइनिंग लॉसेज आती हैं अगर, तो वही 2 रास्ते पकड़ सकती है टीम. या तो एक ऊपर ही चली जाए वहां से एंड अल्टीमेटली क्या टाइटल जीते जैसे केकेआर ने करा था, और कुछ टीम आरसीबी जो कि यार मुंबई ने कर रखा है 5 मैचेस लगातार हारने के बाद. कमबैक्स आरसीबी ने भी करे बहुत तगड़े तगड़े, बट वो टाइटल नहीं जीत पाते अल्टीमेटली. प्लेऑफ्स के लिए कमबैक होता है. हाँ, प्लेऑफ्स के लिए कमबैक होते हैं. या फिर आपका उल्टा हो सकता है कि इतनी सारी लॉसेस के बाद आपके कंधे और झुक जाएंगे एंड आप और नीचे जाते रहोगे. जो कि सैड टू से बट कमेंटेटर्स ने जो है टीवी पे आके कहा भी कि 10 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि केकेआर के कंधे झुक गए फील्ड पर. क्या पता उन्हें भी बैन कर दें अब. देखो भाई क्या होता है बेसिकली कि जो हमने नैरेटिव सेट करा है ना, दिस विल बी अ डिफाइनिंग फैक्टर इन दिस होल गेम. एंड अब जब बातें करते हैं पिच और कंडीशंस की, बिकॉज ये सपोजली एक ड्राई पिच थी एंड क्लियरली हमें बॉल फंस रही थी, जो कि वंस अगेन रहाने सर ने अलग ही तरीके से एनालाइज करा इसको. उसका भी हम लोग बातें करेंगे आगे जाकर कि उन्होंने क्या कमेंट्स दिए थे. बट पिच जब वहाँ पे टॉस के टाइम पे हम देखी गई थी तो रहाने टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसीजन लेते हैं, सेइंग कि यार पिच थोड़ी ड्राई लग रही है, तो अगर हम पहले बॉलिंग कर लेंगे इस पिच के ऊपर तो हमें पता चल जाएगा कि बैटिंग किस तरीके से करनी है. एंड चेंजेस की बात करें तो मोइन अली एक्सपेक्टेड चेंज थे, जो कि वो थ्रू आउट द कैंपेन स्ट्रैटेजी रही है. बट क्विंटन डिकॉक की जगह गुरबाज आते हैं एंड आई थिंक वो भी ठीक चेंज था. आई थिंक वही है, कुछ केकेआर फैंस ससोदिया के लिए बोलेंगे क्योंकि एक वो एक्स फैक्टर होता है. आई थिंक तुमने भी यही कहा था कि लवनीत ससोदिया को तुम देखना चाहोगे, हिडन वो है टैलेंट की तरह. बट पॉइंट वही है कि गुरबाज काफी टाइम से केकेआर के साथ रहे हैं एंड यू वुड वांट टू रिवॉर्ड दैट लॉयल्टी. अगर आपके लिए हेयर एंड उन्होंने परफॉर्म करा है, आई नो कभी भी एग्जैक्टली वो T20 टेम्पलेट वो फॉलो नहीं कर पाते उनके, मतलब सरप्राइजिंग लो एक्सपेक्ट नहीं करते, बट सच्चाई ये है कि उनके T20 एस रिकॉर्ड इतने. हाँ, मतलब अफगानिस्तान के साथ भी हमने लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में देखा था कि टॉप स्कोर वो जरूर रहे थे, बट वो स्ट्राइक रेट का इशू हमेशा उनके साथ रहा था. बट ठीक है, मतलब आई थिंक गुरबाज को भी स्टार्ट करा तो कुछ गलत नहीं करा इसमें. एंड वाशिंगटन सुंदर अरशद की जगह पे आते हैं, ये भी हमने एक्सपेक्ट किया था जीटी की तरफ से, तो नो सरप्राइजेस देयर. यहाँ पे बनता हुआ था एक एक्स्ट्रा स्पिनर का, प्लस वाशिंगटन के आने से इनकी जो टीम का टेम्पलेट होता है ना वो परफेक्ट बेटर हो जाता है. नंबर 8 तक प्रॉपर बैटिंग हो जाती है आपके पास, 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं, मतलब दिस इज एज गुड एज इट गेट्स. तो जीटी का एकदम बढ़िया टेम्पलेट यहाँ पे सेट था. एंड नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट इनिंग्स. 45 फॉर नो लॉस थी जीटी पावर प्ले के अंदर. And I think safe to say it was a good start by KKR, not by GT actually. क्योंकि 0-6 is scored, but और हमने इस चीज़ का क्रिटिसिज्म CSK को भी दिया है, बट GT इज़ अ डिफरेंट ब्रीड यार. मतलब GT बहुत सेल्फ अवेयर है, वो जानते हैं, वो पर्पसफुली कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं. पहले स्पेशली 3-4 ओवरों में तो वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते हैं. उसके बाद दे स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द गेम बिकॉज दे नो उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा हल्का है इस वक्त, टॉप ऑर्डर पर लाइन ज़्यादा है, तो प्लान भी उस तरीके से करते हैं. एंड जो तीनों बंदे हैं वो इतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी हैं. मतलब ये एक बहुत बड़ा अंडर स्टेटमेंट होगा कहना कि गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करते हैं तो थोड़ा एक्सप्लोसिविटी कम हो जाती है, जो कि आई थिंक फैक्ट था भी. लास्ट ईयर उनके पावर प्ले की लोएस्ट रन रेट हुआ करती थी. हमने भी चीज़ डिस्कस की थी. लेकिन इस साल जिस तरीके से लोग ग्रो करे हैं, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. आई थिंक वो भी पॉइंट है ना, यहाँ पे एक स्टार्ट निकल के आया था कि जो टॉप 3 है जीटी के, जो जिस पे ते ओवर रिलायंट रहती है वो, जो कि लोगों ने कुछ कुछ क्रिटिसिज्म करा है. एक स्टार्ट ऐसा है कि इन ऑल द गेम्स अभी तक के हमेशा ऐसा हुआ है कि 17th ओवर तक एटलीस्ट इन तीनों में से कोई एक टिका हुआ था. क्रेजी स्टार्ट, विच मतलब क्लियरली टेल्स यू कि उनका एग्जैक्टली टैक्टिक्स क्या है. इट इज़ कि यार आपको इनिशियली आपको विकेट्स थोड़े बचा के खेलने, देन वंस द पावर प्ले एंड्स आप आराम से खुल के खेल सकते हो. 10th ओवर का आप थोड़ा और ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो धीरे धीरे रिस्क फैक्टर भी बढ़ता रहता है. बट मतलब दिस इज समथिंग जो बाकी टीम्स नहीं कर रही, सिर्फ जीटी कर रही है अभी. और पता है इनके अप्रोच का फायदा क्या होता है. देखो ये स्लोएस्ट ड्राइस्ट विकेट है, इस पर आप ऑफकोर्स एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि 60 रन आ जाएंगे पावर प्ले के अंदर ही. जब आपके दिमाग में प्रेशर हट गया ना कि मुझे छक्के मारने जाना ही जाना है, देन यू रिस्पेक्ट द पिच एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द कंडीशंस इन फ्रंट ऑफ यू. एंड वो हम लोग देखते हैं कि जब
जीटी के पावर प्ले में 6 चौके आए थे, छक्के नहीं आए थे। 6 में से 5 चौके ना स्क्वायर ऑफ द विकेट के शॉट्स पे आए हैं। सो यू विल सी कि कट पड़ रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर कट पड़ रहा है, स्क्वायर ड्राइव पड़ रही है। बेसिकली वो कवर पॉइंट से बैकवर्ड पॉइंट का, या फिर आधा थर्ड मैन को भी अगर इंक्लूड कर लोगे, ये जो रीजन होता है बैटर के साइड का, उस पर बहुत एक्सप्लॉइट हुए रन्स। इसका मतलब क्या है? देखो केकेआर जो है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहा था, मोइन अली तो इनफैक्ट ही वाज द बेस्ट बॉलर इन द पावर प्ले। ऐसे में ना, क्योंकि ऑफ द विकेट बॉल फंस के आ रहा है, तो इफ़ यू चूज टू वेट फॉर द बॉल, लेट इट कम क्लोज टू योर बॉडी, और फिर पेस को मनूवर करके स्क्वायर द विकेट रन मारोगे, इट इज़ मच सेफर दैन से कि मैं बॉल को आई कम हार्ड एट इट और मैं सामने वी में छक्के मारने जाऊंगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेविस हेड ने ट्राई करा था ऑन द राइज वेबव को सामने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारने का, वो हाथ में टंग गई थी। उसी बॉल को, हालांकि उसकी लाइन थोड़ी अलग थी, थोड़ी बाहर होती, तो उसी अगर आप वेट करके पर आप स्क्वायर द विकेट खेलने जाओगे, इट विल बी अ सेफर शॉट। बस मतलब ऐसे ट्रेडिशनल बैटर्स होने का हमेशा फायदा ऐसा ही होता है भाई। मतलब हमने जितने भी चौके देखे आते हुए पावर प्ले में, हमेशा ऐसा लग रहा था कि अच्छा 2 फील्डर्स हैं, उनके बीच में से बॉल निकल गई। वो गैप फाइंडिंग एबिलिटी ऐसे प्लेयर्स के पास इतनी तगड़ी होती है कि आप टफ सिचुएशंस में भी, जब आप प्रेशर में होते हो तो भी आप बाउंड्रीज निकाल पाते हो। कोई स्कूप वूप नहीं दिखे हमें, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से रन मार रहे हैं। तो वहां पे बहुत स्मार्ट बैटिंग थी। एंड अब मैं बोलना चाहता हूँ 6 से 10 ओवर का जो फेज था, इसमें 44 रन आते हैं, एक भी विकेट नहीं गिरता। और ये 2 पॉइंट्स मैं चाहता हूँ कि मैं पब्लिकली अप्रिशिएट करूँ जीटी को। दिस इज इजीली द बेस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स केस स्टडी दैट आई हैव सीन इन द पास्ट 1 ईयर। ओके, लास्ट आईपीएल सीजन ले लो, उस आईपीएल सीजन से इस आईपीएल सीजन के बीच में जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हुए सब ले लो, इतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स मैंने हार्डली किसी मैच में देखी है। मैंने लिटरली नोटिस करा कैसे आप स्मार्ट शॉट्स मार के डबल ले रहे हो। आपको पता है अगर लेग साइड पे सारे फील्डर्स डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन खड़े हुए हैं, सर्कल के अंदर से एक ही फील्डर है, मान लो परहैप्स एक शॉर्ट मिड विकेट खड़ा हुआ है, तो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में आप टैप करके अगर 2 रन भागने की एबिलिटी रखते हो, उससे क्या होता है फिर बॉलर को समझ में आता है अच्छा मैंने 2-3 बॉलें डाल दी, चौका तो नहीं आया लेकिन 6 रन कहाँ से आ गए भाई। और फिर वो अपनी लेंथ चेंज करने का ट्राई करते हो, फिर वहाँ पे एक चौके की बॉल आती है। मतलब लेजिट रनिंग बिटवीन द विकेट से आपने बॉलर्स के दिमाग में एरर्स क्रिएट करके दिए। दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। और जो एक्सेलरेशन शुभमन गिल ने दिखाया है, वो मोइन अली को स्टेप आउट करके जो छक्का मारा था मिड विकेट के ऊपर से, ही डिड नॉट लुक बैक यार। मतलब एग्जेम्पलरी बैटिंग बाय जीटी में यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मतलब बहुत अच्छी बैटिंग थी, बट आई थिंक अगेन द $1 मिलियन क्वेश्चन विल बी, जो कि हमेशा रहाणे कप्तानी में हमारा क्वेश्चन रहा ही है। एक ही क्रिटिसिज्म रहता है हमेशा। जब 8-9 ओवर हो चुके हैं एंड रसल का पिछले 2 साल में प्रूवन रिकॉर्ड है, व्हेनेवर ही कम्स हमेशा वो फर्स्ट ओवर में विकेट निकाल के देते हैं। इस सीजन भी हमने ये चीज़ देखी, जितनी भी मैचेस में उनको बॉलिंग कराई है। वाई नॉट ब्रिंग समवन लाइक रसल, उनसे बॉलिंग कराओ एंड एटलीस्ट इस ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ो। और ये लिटरली प्रूवन है। मतलब 10 में से 9 बार आप 90% ऑफ टाइम्स यू विल सी कि वो पहलों में विकेट लाके देते हैं। आप 2024 से लेके अभी तक के सारे मैचेस निकाल लो। इनफैक्ट इस साल उनका 100% रिकॉर्ड है ये। Whenever he has come into ball in any game, हमेशा पहलों में विकेट निकाला उन्होंने। तो मैं रहाणे सर से यही पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि यार जब आपको पता है कि हमें विकेट की जरूरत है, टू द पॉइंट दैट यू आर डेस्परेट इनफ टू स्कोर टू बोल नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती बैक टू बैक इन टैंडम, व्हाई नॉट ब्रिंग द मैन विद द गोल्डन आर्म? ये लास्ट ईयर भी श्रेयस अय्यर के अंडर हमारी ये स्ट्रैटेजी नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल थी कि वहाँ पे नारायण और वरुण चक्रवर्ती हमारे बेस्ट प्लेयर है। हाँ भाई डालते रहो ओवर अपने, लेकिन 8वें-9वें ओवर के बाद रसल आएगा ही आएगा एक एंड से, वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। उसके अराउंड आप बॉलिंग कर लो। आई क्लियरली थिंक कि T20 के टैक्टिक्स एंड केकेआर को किस तरीके से यूज़ करना है वो रहाणे नहीं समझे। इट्स वेरी हार्ड टू सी दिस, क्योंकि ये टेम्पलेट अगर आपका ऐसा होता है, कई बार जो कैप्टन्स होते हैं वो डिस्कवरी नहीं कर पाते कोई ऐसी टाइप की चीज़। तो बना आपको दे रखा है, प्लस आपने यूज़ करा इस टैक्टिक को, वो पे ऑफ भी कराया है। वो इस सीजन जब भी आपने यूज़ करा हमेशा पे ऑफ करा है। इस मैच में भी पे ऑफ करा है। 12वें ओवर में रसल आता है और वही पहला विकेट निकालते हैं अल्टीमेटली साई सुदर्शन का। हाँ, उसके बाद भी आप हमेशा इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ को। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, क्या पता हमें एग्जैक्टली पूरी बात नहीं पता। अगेन जो जितने भी फैंस होते हो यही डिफेंड करते आते कि रसल की इंजरी हो रखी है, अब अभी आप बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकते, तो फिर ही शुड नॉट बी। हाँ, इट इज़ और द मोर डिप्रेसिंग बिकॉज फिर वो खेल क्यों रही टीम। रसल एज अ बैटर हो, आप सब जानते हो, पिछले 2-3 साल से नहीं आ रही परफॉर्मेंस। सो वो मुझे लगता है एक ट्रिक मिस करें वहाँ पर। एंड साई सुदर्शन जिस तरीके से आउट भी हुए हैं, देखो उसमें रसल शॉर्ट और गुडलन से जितना बाउंस जनरेट करा है, साई सुदर्शन सरप्राइज हो गए थे। वो उस बॉल को कट मार नहीं पाए बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा बाउंस, उसी लिए आउट हुए हैं वो। एंड एक्चुअली अगर आप नोटिस करो तो जब बटलर बैटिंग करने के लिए आए थे उसी ओवर में, उन्होंने आते ही स्टेप आउट करके मिड विकेट के ऊपर से एक मारा छक्का चौका, एक स्कूप का ट्राई करा था, वो भी चौका चला गया था, एज वेज लग गया था। मतलब आउटसाइड ऑसम से ट्राई कर रहे थे और गया फाइन लेग के ऊपर से। बेसिक इंटेंशन वॉज कि मैं थोड़े से इनकी लाइन लेंथ
सेटल ना होने दूं, उनको डीरेल कर दूं, बिकॉज अगर ये 1-2 ओवर उनको और टैंडम में डलवा दे तो ये एक ब्रेक थ्रू और निकाल देगा, और हमारी वैसे भी टॉप 3 पे रिलायंस ज़्यादा है। तो जब दूसरी टीम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसको डिसमेंटल करने का ट्राई करती है, तो हम खुद ही एज KKR मैनेजमेंट या KKR कैप्टन क्यों नहीं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते? हाँ, दैट इज बियॉन्ड मी पर्सनली, एंड आई थिंक इट कॉस्टेड अस वेरी डियरली। मतलब बटलर का तो एक वो आप कह सकते हो कि भाई इतने लकी भी रह गए वो, क्योंकि वो व्हेन ही वाज ऑन 13 उसके बाद उनका कैच ड्रॉप हुआ था, वैभव अरोड़ा सर ने बहुत लड्डू कैच ड्रॉप हुआ था। मतलब हमने जो एक कप्तानी की बात करी, दूसरी जगह मतलब फील्डर्स को अपना लेवल थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा भाई। अगर आप बटलर जैसे प्लेयर का जो कि लास्ट मैच में 97 बना के आ रहे हैं, इस मैच में भी दिख गया भाई वो क्या कर सकते हैं, उनका कैच अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपको कॉस्ट करेगा ही। एंड एग्जैक्टली वही होता है। लास्ट 5 ओवर के लिए भी मैं कहूँगा कि बहुत ऑटो पायलट पे मुझे लगा कप्तानी हो रही है। आपने ठान रखा कि रसल से बॉलिंग नहीं करानी, तो बचे वो 5 ही बॉलर हैं, तो खुद ही समझ लो कि क्या कोई बंदा अगर मैचेस देखता हुआ खुद ही बता देगा कि कौन कौन सा ओवर डालेगा। बेसिकली 2 ओवर स्पिनर्स के बचे हुए थे, नारायण का एक और वरुण का एक, अब बची 3 ओवर में से 2 ओवर वैभव का था, एक हर्षित का था। तो अब स्पिनर्स से आप ऐसे टाइम पे जो है लास्ट 2 ओवर से डलवाओगे नहीं, तो आपको सबसे पहले 16 तो 17 ओवर स्पिनर्स से डलवाने हैं। बचे 3 उसमें से 2 वैभव को डालने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली 18वां 20वां हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 19वां जो है हर्षित का हो जाएगा। तो बड़ा ही मतलब ये तो अगर हम भी डिकोड कर ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे नेहरा साहब बैठे हैं, वो तो कर ही देंगे डिकोड। मतलब कप्तान को ना वहाँ पे जरूरत नहीं थी, सबको पता ही था ये किसको कौन सा ओवर डालना है। और इसका फायदा क्या होता है दूसरी टीम को, दे नो विच ओवर टू पिक एंड चूज, तो दे कैन सेट देमसेल्व्स अप अकॉर्डिंगली। उसमें गेल अल्टीमेटली 90 रन पे आउट हो जाते हैं। हाँ भाई, व्हाट एन इनिंग्स दो भाई, बहुत अच्छी इनिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन फ्रॉम शुभमन गिल इन रीसेंट टाइम्स। बहुत अच्छी इनिंग रही थी। IPL की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियरली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स यार। मतलब आपने रनिंग बिटवीन द विकेट्स में जो इंटेंट दिखाया, आपने इनिंग्स को जिस तरीके से पेस करा, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, देखो रन यहाँ पे 198 बन गए, लेकिन ये पिच की जो एनालिसिस थी, अनिल कुंबले ने कहा था 150 का पार स्कोर है यहाँ पे। उस पिच पे आपने ऐसी बैटिंग करी है अगेंस्ट अ टीम जो कि घर पे SRH जैसे मॉन्स्टर्स टीम को भी 100 और 120 पर आउट कर रही थी। तो यार रिस्पेक्ट और डिजर्व करते हो। मतलब वरुण चक्रवर्ती नारायण से बेटर मिस्टेक्स पर आप नहीं मिलते। हाँ, एंड इजीली ही डिजर्व्ड 100, बट वही आता फुल टॉस आउट होते, बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक था। बट वही ना सेल्फलेस यार, ये नई जनरेशन से मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, बट मुझे अच्छी चीज़ हमेशा शुभमन गिल की यही लगती है कि जब भी वो बड़ी इनिंग्स मारते हैं, एटलीस्ट इस सीजन जब भी हमें देखने को मिला है, वो चांसलेस टाइप की होती है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि किसी बॉल पे आउट हो सकते हैं। जिस बॉल पे फाइनली आउट होंगे, हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये कौन सी बॉल आउट होने की, बट जब तक वो पिच पे टिके होते हैं, जेन्युइनली लगता है भाई एकदम चांसलेस इनिंग्स है। इंटेंशन वही है कि टीम को आगे रखा है। एंड जब KKR बैटिंग करने के लिए आती है, देखो यहाँ पे तो जो इश्यूज थे, 1-2 माइनर कैप्टनसी के आप कह सकते हो टैक्टिकल इश्यूज थे, बट बैटिंग में तो यार मतलब पहले बार तो गुरबाज भाई साहब प्लम थे। क्या सोच उन्होंने DRS लिया मेरे को समझ में नहीं आया, बट चलो ठीक है, पहला मैच है, हम क्या ही बोले उनको। नारायण, मुझे लगता है कि नारायण से बैटिंग सीखनी पड़ेगी क्या अब KKR को, कि कैसे इंटेंट दिखाया जाता है 200 की चेस पे, बिकॉज किसी और से तो इंटेंट मुझे इतना दिखा नहीं पर्सनली। वो ईशांत शर्मा ने आके पहली बॉल जो ऊपर मुंह के नीचे डाली थी, उन्होंने छक्का मारा उसके ऊपर। प्रेजेंस के अंदर आके देन इवेंचुअली ही आल्सो स्टार्टेड टेकिंग ऑफ। सिराज के लिए इन लोगों ने फिर से वो 6-3 का फील्ड का सेटअप करा था। 3 फील्डर्स ऑन द लेग साइड, उसमें एक मिड ऑन थे, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, सर्कल के अंदर और फाइन लेग, कुछ भी नहीं था। बेसिकली सिराज सेटअप कर रहे थे कि आप मुझे, मैं इनकटर्स डालता हूँ वॉबली सीम से, आप मुझे कटर के साथ डालो, छक्का मारो वहाँ पे एंगल के साथ। और रहाने ने फिर भी उनको डोमिनेट करके दिखाया। तो रहाने भी अच्छे फॉर्म में ऑफ कोर्स है ही, और वो कर रहे थे। एंड इन दोनों ने काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म लग रहा था कि सेटअप कर देंगे। तो फिर नारायण आउट होते हैं राशिद खान के ऊपर। अब उनको भी मैं क्या ही डिकोड करूँ डिसमिसल को, शॉट्स पे लेके आउट हो गए। वैसे बोनस है KKR के लिए। एग्जैक्टली। एंड फिर आते हैं हमारे नंबर 4 पे वरुण भाई, वेंकी भाई, वेंकटेश अय्यर भाई। क्या तो बात करी जाए यार। मतलब देखो, आई थिंक ये पिछले 5 में से तीसरा मैच ऐसा है जब वेंकटेश अय्यर बैटिंग करने के लिए आए और टीम का मोमेंटम रुइन हुआ है। LSG वाला मैच सही है, यू कैन चेक अ पॉडकास्ट, हमने एक्सप्लेन किया था कैसे। पंजाब वाले मैच में नथिंग केम आउट इन अ रादर इजी चेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये वाला मैच यार, पावर प्ले के बाद ऐसा क्या हो गया। एंड पता ऑनेस्टली रहाने, एक वो सेंस लगता है ना कि लोन वॉरियर है बंदा बैटिंग पे, एंड ही हैज बीन अ बेस्ट बैटर हैंड्स डाउन। तो आई वांट टू बी सिंपैथेटिक टू द गाय, बट अगर मैं न्यूट्रल फैन होकर सोचता ना, तो एक्चुअली में लोग रहाने को भी क्रिटिसाइज करेंगे। मतलब वेरी ऑनेस्टली जब मैंने मैच देखा तो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे एक्चुअली, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इस पिच पे उनने बहुत ज्यादा तीर गाड़ दिया। 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 23 रन आते हैं, दैट्स लेस देन 6 रन एन ओवर, लेस देन 1 रन एवरी बॉल। आप 200 चेस कर रहे हो,
क्या कर रहे हैं रहाणे? मैंने 10 ओवर के बाद इनका स्कोर भी नोट करा था। रहाणे 33 ऑफ 28 थे और वेंकटेश अय्यर जो थे वो 11 ऑफ 15 बॉल्स थे। मतलब वेंकटेश अय्यर ने तो एकदम ही नैया डुबा दी थी, बट रहाणे का भी दिस हैज बीन अ ट्रेंड कि जब वो पावर प्ले खत्म होता है उसके बाद स्लो हो जाते हैं थोड़े। नहीं, और ये तो बात डिस्कस एक्सपर्ट्स ने भी करी थी ना आईपीएल शुरू से पहले कि उनको पावर प्ले में ही मैक्सिमाइज कराओ। हाँ या विच इज वाई अब अंकुरिश रघुवंशी जो है आइडियली में नंबर 3 के खिलाड़ी हैं लास्ट सीजन के हिसाब से, बट रहाणे के चलते उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एंड नाउ वेंकटेश अय्यर के चलते उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इट इज सच अ बिग डिसग्रेस टू सी वेंकटेश अय्यर कमिंग इन प्लेस ऑफ अंकुरिश रघुवंशी, विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू द नेम्स, वेयर इन अंकुरिश हमारे सीजन के सेकंड बेस्ट बैटर रहे विदाउट एनी डाउट, और उनकी जगह वेंकटेश अय्यर को भेजा जाता है। यार मुझे बहुत बुरा लगा देखकर ये कि आपने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड नहीं करा, एंड आप लेफ्ट राइट मैचअप्स कहते रहो बिकॉज साई किशोर और राशिद खान दोनों की बॉल टर्न होके लेफ्टी के लिए अंदर आती है। अल्टीमेटली साई किशोर ने ओवर द विकेट आ करी बॉल अंदर टर्न कराई, स्लॉग पे वेंकटेश अय्यर को आउट कराया, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैचअप का भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा उससे। एंड ऐसा लगा था कि कसम खा रखी है भाई, ऑफकोर्स उनका फुटवर्क इतना ज़्यादा नहीं होता, विच इज वाई सम लोग कह रहा हूँ, सम पीपल से कि उनका जो बैटिंग का देखने का नज़रिया है वो काफ़ी आई प्लीजिंग नहीं लगता, थोड़ा अगली बैटिंग लगती है देखने में। चलो दैट सब्जेक्टिव, बट वो है कि मतलब फुटवर्क भी नहीं है, एंड खड़े खड़े मैं बस बैकफुट पे सिंगल लेता रहूँगा, एक ही शॉट मारना है, उसके चलते वो एक बार एलबीडब्ल्यू आउट भी होने वाले थे, डीआरएस से बच गए थे, बट क्लियरली गेम डूबा यार। प्रॉब्लम मेरे साथ यही है कि मेरे साथ क्या, मतलब उनके साथ जो मुझे लगता है कि रहाणे एटलीस्ट ट्राई कर रहे थे, हाँ, बट वो पुल ऑफ नहीं हो पा रहा। रहाणे गोज डाउन ट्राइंग, व्हिच इज व्हाई यू ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। हाँ, वेंकटेश अय्यर का प्रॉब्लम बस यही थी कि भाई वो ट्राई भी नहीं लग रहा था कि बस मैं सेटल हो जाऊं, उसके बाद देखूंगा, बाद में देखूंगा। 15 बॉलें खेल ली, आपने 11 रन बनाए थे, कब सेटल, कितना टाइम और लोगे आप सेटल होने का? मतलब इस चीज़ को शुगर कोट कर भी तो नहीं सकते यार। हमने तो, मैं वही कहूँगा कि आई वुड वांट टू रिविजिट आवर पोस्ट ऑक्शन पॉडकास्ट जिसमें हमने टीम की एनालिसिस करी थी, एंड वो जितने भी कमेंट्स थे कि यार रहाणे को कप्तान बनाना मास्टर स्ट्रोक है, जो कि अनसोल्ड गए थे एक्चुअली में, क्लियरली शोड कि वो केकेआर के प्लान से भी नहीं थे, एंड वेंकटेश अय्यर को 24 करोड़ देना ओवर गाइज लाइक यू सैक्रिफाइस श्रेयस अय्यर, यू सैक्रिफाइस फिल सॉल्ट, यू सैक्रिफाइस मिचेल स्टार्क फॉर वेंकटेश अय्यर, एंड यू हैव ऑलरेडी सैक्रिफाइस शुभमन गिल, जिन्होंने इस सीजन में जो बैटिंग करके दिखाई है और जो मोर इम्पोर्टेंटली कप्तानी कर रहे हैं, केकेआर के सारे प्रॉब्लम्स अभी सॉर्ट हो गए। एंड राइट नाउ इन दिस सीजन यू आर सैक्रिफाइसिंग अंकुरिश रघुवंशी फॉर हिम, जो कि फ्यूचर स्टार हमारे हो सकते हैं। एंड श्रेयस अय्यर का मैं नाम पर्टिकुलरली क्यों लेता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स देखो ये बात बहुत क्लियर है कि श्रेयस अय्यर डिसाइडेड टू नॉट स्टे। ठीक है, केकेआर के लिए वो पहले रिटेंशन थे, ये फैक्ट है। अब वो पैसों की नीड थी, जो भी थी, उनको लगा कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली, बट फिर कॉन्वर्सेशन यही थी ना कि फिर आप ऑक्शन में जाइए एंड जो राइट प्राइस होगी उस पर आ जाएंगे। तो 24 करोड़ की जगह 26 भी हम दे सकते हैं एक बंदे के लिए, भाई 2 करोड़ और जा रहे हैं, ठीक है भाई, एक कोई और फ्रिंज प्लेयर सैक्रिफाइस हो जाएगा, चलेगा मुझे, लेकिन श्रेयस अय्यर मुझे मिल रहा है वेंकटेश अय्यर की जगह पर। मतलब मेरे को वेरी ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता अगर ये श्रेयस अय्यर को नहीं ला पाए, बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स एंडेड, एंड हाँ शायद वो रिस्पेक्टफुल नोट होती है कि ठीक है आपको जाना तो अब ठीक चले ही जाओ, तो मुझे वेंकटेश अय्यर से ज़्यादा, श्रेयस अय्यर से ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। बट आपने 24 करोड़ एक ही खिलाड़ी पे खर्च कर दिया, उसके चलते आपने कितने अपने मैच विनर्स को जाने दिया। अल्टीमेट प्रॉब्लम मेरी वो है। फिल सॉल्ट, मिचेल स्टार्क तो आपके ऑलरेडी प्लेयर्स थे, हाँ, ट्रेंट बोल्ट 10-12 करोड़ में गए थे। प्लस मतलब श्रेयस अय्यर अगर आप लेके भी आते तो भी रहता कि नहीं, कप्तान है, टाइटल विनिंग कैप्टन है, आपको ऑलरेडी जिता चुका है, तो आपने इन्वेस्टमेंट ठीक करा है। वेंकटेश अय्यर को मतलब आपने हटाया, उसके चलते हुए लेके आया, उसके चलते कितने सारे आपने प्लेयर्स जाने दिए जिनने इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था आपके टाइटल विनिंग सीजन में, वो सही नहीं बैठी बात। अच्छा, अब यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन ये भी आएगा कि यार चलो रन नहीं बन रहे एंड क्लियरली बहुत खराब बैटिंग हुई, लेट्स नॉट इवन ट्राई टू डिफेंड दैट, बट पिच मुश्किल थी ना, तो बैटिंग तो वैसे भी आसान नहीं होने वाली थी। तो इस चीज़ का भी काउंटर मैं अभी आपको एनालिसिस के एंड में देता हूँ, अभी आप वेट करना। बेसिकली जब रहाणे आउट होते हैं, वॉशिंगटन सुंदर विद अ वेरी क्लेवर फ्लाइटेड डिलीवरी सीज रहाणे स्टेपिंग आउट, पुशेस इट वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड स्टंप हो जाते हैं वो। वेंकटेश अय्यर स्लॉग पे आउट हो जाते हैं, रसल आते हैं बैटिंग करने के लिए, एंड रसल ने आती वॉशिंगटन सुंदर को डोमिनेट करने का ट्राई करा था जब रिक्वायर्ड रन ऑलरेडी 15-17 की हो चुकी थी, एंड वो पहले 1-2 शॉट मिडिल होते भी हैं, छक्का जाता है। उसके बाद से भी लाइक डोंट गेट मिसगाइडेड बाय दिस इनिंग्स एंड थिंक कि रसल फॉर्म में, एक भी शॉट उसके बाद मिडिल नहीं हुआ है, सारी बाउंड्रीज उनके ब्रूट फोर्स, बहुत पावर है उनके पास, और आउटफील्ड पे जो पिचेस हैं वहाँ पे ट्रेनिंग पिचेस हैं, उसके चलते हुए बहुत तेज बॉल भागी है। एक्चुअली में एक भी शॉट मिडिल नहीं, अगर आप उनका कंट्रोल परसेंटेज देखोगे बहुत लो था पहले ओवर के बाद। अभी जो डीजे ब्रावो ने रसल के फेवर में चीज़ बोली है, क्या उनने ऐसा बोला है कि आप रसल कर रहे हो, उनको ब्लेम कर रहे हो बार बार, व्हेन यू हैव टू लुक एट द थिंग्स दैट आर गोइंग अप द ऑर्डर।
मतलब अगर रसल ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करने आ रहे हैं जहाँ पे 16-17 की रिक्वायर्ड रन रेट है, तो ऑब्वियसली वो अपना बेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो भैया आपको रखा किस लिए टीम? वही पॉइंट वही है। एंड डीजे ब्रावो बताइए कि अपने वेस्ट इंडीज को सपोर्ट करने के लिए बाकियों को ब्लेम कर रहे हो, ये क्या स्टेटमेंट होता है? या एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस कि ऐसा कई सारे केकेआर फैंस उससे भी खुश नहीं है जिस तरीके से वो चेन्नई से मिला था। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।